नॉर्वेजियन वुड बाय हारुकी मुराकामी। एपिसोड नंबर 12। पैको ने कहा, ना मैं जानती हूँ और ना ही नाओको। इस चीज के बारे में तुम दोनों को आपस में फैसला करना है। मेरा मतलब समझ गए क्या नहीं? जो कुछ भी हुआ, तुम दोनों ने मिलकर उसको सही सिमत में मोड़ना है। अगर तुम दोनों मिलकर किसी फैसले पर पहुंचे तो हो सकता है जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए तो तुम वापस जाकर ये सोचो कि ये दुरुस्त था या गलत। क्या कहते हो तुम इस बारे में? मेरा ख्याल है हम तीनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मैं, नाओको और तुम। अगर हम ये चाहते हैं और अगर हम वाकई ही ईमानदार हैं तो ये एक बहुत काबिल कदर बात हो सकती है कि जब तीन लोग मिलकर इस तरह के मामले को सुलझाने की कोशिश करें। तुम यहाँ कितनी देर तक ठहर सकते हो? अच्छा, मैंने परसों शाम तक टोक्यो वापस जाना है। मैंने अपने काम पर जाना है और जुमेरात को मेरा जर्मन जुबान का इम्तिहान है। बहुत बेहतर, उसने कहा। तो तुम हमारे साथ ठहर सकते हो। इस तरीके से तुम आसानी से किसी चीज की फिक्र किए बगैर बात कर सकते हो। मैंने पूछा, हमारे साथ? रैको ने कहा, बेशक, मेरे और नावको के साथ। हमारे कमरे अलहदा अलहदा हैं और नशिस्तगाह में हमारे पास एक सोफा बेड भी है, इसलिए तुम वहां सो सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, क्या वो इस बात की इजाजत देंगे कि एक मर्द मेहमान औरतों के कमरे में कयाम कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि आधी रात के वक्त आकर तुम हमारी आबरू जरी कर सकते हो। ऐसी अहमकाना बातें मत करो। तो फिर कोई मसला नहीं, हमारे साथ रहो और हम लंबी और बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे और ये सबसे अच्छा काम होगा। इस तरह से हम एक दूसरे को बेहतर तौर पर जान सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए अपनी गिटार बजा सकती हूँ। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छी गिटार बजाना आती है। क्या वाकई इस तरीके से मैं मुखिल नहीं होऊंगा? रैको ने अपना तीसरा सिगरेट होंठों में दबाया और मुंह के कोने को टेढ़ा करते हुए उसे सुलगाया। मैंने और नाउको ने पहले ही इसके मुतालिक बहुत बात कर ली है। हम दोनों तुम्हें इकट्ठे जाती तौर पर हमारे साथ रहने की दावत दे रहे हैं। तुम बस इसको नहायत शाइस्ता तरीके से कबूल कर लो। बेशक मुझे बहुत खुशी होगी। रैको ने आंखों के किनारों पर झुर्रियों को और गहरा करते हुए मुझे एक लम्हे के लिए गौर से देखा। उसने कहा, तुम्हारा बात करने का अंदाज बहुत शौक है। कहीं तुम कैचर इन द रे के लड़के की नकाली तो नहीं कर रहे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। क्या नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। रैको मुंह में सिगरेट दबाए मुस्कुराई। बहरहाल तुम एक अच्छे शख्स हो। ये तो खैर मैं एक नज़र तुम्हें देखने के बाद ही कह सकती हूँ। मैं इन चीज़ों के बारे में इसलिए अंदाज़ा कर लेती हूँ कि मैंने पिछले 7 साल में यहाँ आने जाने वाले लोगों का मुशाहिदा किया है। कुछ लोग अपना सब कुछ अयां कर देते हैं और कुछ लोग नहीं कर सकते, और तुम उन लोगों में से हो जो अपना आप अयां कर देते हैं। या जामे अल्फाज में कहूँ तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। क्या होता है जब लोग अपने बारे में सब कुछ फराग दिली से बता देते हैं? रैको ने होंठों में सिगरेट लटकाते अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर मुट्ठी बनाकर मेज पर रखा। लगता था उसको ये सब करके मजा आ रहा था। उसने कहा, वो बेहतर महसूस करते हैं। राख मेज पर गिरी, लेकिन ऐसे महसूस होता था कि शायद उसने गौर नहीं किया। मैं और रैको मरकजी इमारत से बाहर निकले। पहाड़ पार कर कर एक तालाब, कुछ टेनिस कोर्ट से एक बास्केटबॉल के मैदान के पास से गुजरे। दो आदमी, एक दरमियानी उम्र का पतला सा और दूसरा जवान और मोटा सा, टेनिस खेल रहे थे। दोनों रैकेट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मेरे नज़दीक जो खेल वो खेल रहे थे वो टेनिस नहीं हो सकती थी। ऐसा लगता था कि दोनों की दिलचस्पी टेनिस बॉल की उछाल में थी और वो इसमें तहकीक कर रहे थे। ये गेंद को अजीब इर्तिका के साथ आगे पीछे मारते थे। दोनों पसीने में शराबूर थे। नौजवान आदमी जो टेनिस के मैदान के आखिरी सिरे पर था और हमसे करीब था, रैको को देखते ही हमारी तरफ आया। दोनों ने मुस्कुराते हुए चंद अल्फाज का तबादला किया। मैदान के करीब एक आदमी जज्बात से आरी चेहरे के साथ एक बड़ी सी मशीन से घास काट रहा था। आगे बढ़ते हुए हम जंगल के एक टुकड़े तक पहुंचे जहां 15 या 20 साफ सुथरे लकड़ी के कॉटेज एक दूसरे से कुछ फासले पर तामीर किए गए थे। जिस तरह के पीले रंग के बाइसिकल बाहर दरवाजे के मुहाफिज के पास थी, वैसी ही बाइसिकल हर घर के दरवाजे पर खड़ी थी।
टेको ने कहा कि अमले के अरकान और उनके खानदान के लोग इन घरों में रहते हैं। उसने चलते चलते कहा कि हमारे पास यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक चीज़ मौजूद है, और जहाँ तक खुराक का ताल्लुक है हम उसमें खुद मुख्तार हैं। हम अपनी ही पाली हुई मुर्गियों से अंडा हासिल करते हैं। हमारे पास किताबें, मौसीकी के रिकॉर्ड और वर्जिश की सहूलतें भी मौजूद हैं। हमारा अपना बहुत बड़ा स्टोर है, और हर हफ्ते हजाम और ब्यूटिशियन यहाँ आते हैं। हत्ता कि हमारे यहाँ हफ्ते के अख्ताम पर फिल्म दिखाने का भी बंदोबस्त है। अगरचा हमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारा नुमाइंदा वो चीज़ हमारे लिए कस्बे से खरीदता है। कपड़े भी फरिश्तों को देख कर मंगवाए जाते हैं। हमारे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम कस्बे तक नहीं जा सकती। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई खास ज़रूरत पड़े, जैसे दंदान साज के पास जाना। लेकिन ये एक और बात है। लेकिन कोई कवायदो ज़वाबित के मुताबिक हम कस्बे में नहीं जा सकते। हाँ, हर शख्स इस जगह को छोड़कर जाने के लिए आज़ाद है, लेकिन एक दफ़ा इस जगह को छोड़कर जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। आप यहाँ से कश्तियाँ जला कर ही जाते हैं, जहाँ वापसी का रास्ता नामुमकिन है। आप 2 दिन कस्बे में गुजारने के बाद वापसी की तवक्का नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अगर ये पाबंदी ना हो तो हर कोई आता जाता रहे। दरख्तों से दूर हम एक ढलवान पर आए, जिसके साथ साथ कुछ फासले पर 2 मंजिला लकड़ी के घर थे, जो कुछ अजीब तरीके के थे। इनमें कुछ अजीबपन था, ये बताना मुश्किल है। बस जब मैंने इन घरों को देखा तो मेरा पहला रद्द-ए-अमल यही था। मेरा रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह का था कि जब हम गैर हकीकी चीज़ों को खुशगवार तरीके से मकसूद देखते हैं, ये ख्याल मुझे ये अश्कार हुआ कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वॉल्ट डिज्नी वाले मंच पेंटिंग की बनाई हुई पेंटिंग्स में जब वो मुख्तलिफ चीज़ों को अलामत की सूरत में पेंट करते हैं, जैसे एक झील की तस्वीर को। कहा कि मैंने इसमें अपनी रूह को मकसूद किया है, मुतहर्रिक सूरत में पेश कर दें। तमाम घर एक शक्ल और रंग तकरीबन तकोनी शक्ल के दाएं से बाएं तरफ एक मुकम्मल तनासब में बने हुए थे, जिनके सामने के बड़े दरवाजे और बहुत सारी खिड़कियां थीं। इनके दरमियान सड़क इस तरह से बल खाती थी जैसे ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग देने के लिए लेबल दिखाए जाते हैं और मसनूई रास्ते बनाए जाते हैं। और हर घर के सामने फूलों की एक खूबसूरत क्यारी थी। ये जगह बिल्कुल वीरान और तमाम खिड़कियों पर पर्दे लटक रहे थे। ये इलाका सी कहलाता है। यहाँ औरतें रहती हैं, यानी कि हम। यहाँ 10 घर हैं और हर घर में 4 पॉइंट, और हर पॉइंट में 2 लोग रहते हैं, और यूं कुल मिलाकर 80 लोग इसमें रहने की गुंजाइश रखते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ सिर्फ 30 या 32 ही हैं। कितनी खामोशी है यहाँ, है ना? रैको ने कहा। अभी यहाँ कोई नहीं है। हमें यहाँ यूं आज़ादी से घूमने फिरने की खास इजाज़त दी गई है, जबकि बाकी तमाम लोग अपनी इनफरादी कामों में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग वर्जिश कर रहे हैं, कुछ बागबानी के ग्रोह में थेरेपी, और कुछ लोग जंगली पौधे इकट्ठा करने में लगे हैं। हर शख्स बिला तहजीज़, मर्द और औरत, अपना रोज़नामा खुद बनाता है। चलो देखते हैं इस वक्त नाव को क्या कर रही है। मेरा ख्याल है वो इस वक्त दीवारों पर नए पेंट और वॉलपेपर पर काम कर रही होगी। मैं भूल गई, यहाँ कुछ ऐसे भी काम हैं जो शाम 5 बजे तक खत्म नहीं होते। पैको चलते हुए उस सवारत तक पहुंची जिस पर C7 लिखा हुआ था, और दालान के आखिरी हिस्से में सीढ़ियां चढ़ती और दाएं जानब दरवाजा खोला। इसको ताला नहीं लगा हुआ था। उसने मुझे सारा फ्लैट दिखाया। ये खुशगवार सादा 4 कमरों का यूनिट था, जिसमें नशिस्तगाह, सोने का कमरा, बावर्ची खाना और गुसल खाना था। इसमें फालतू फर्नीचर या गैर जरूरी सजावट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये तबीयत पर नागवार भी नहीं गुजरता था। इस जगह में कोई खास बात नहीं थी, बस यही बहुत खास थी कि आप रैको के साथ हैं। आप जिस्म को ढीला छोड़ सकते हैं और हर परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। नशिस्तगाह में सोफा था, एक मेज थी और एक आरामदेह कुर्सी पड़ी हुई थी। बावर्ची खाने में एक मेज पड़ी हुई थी, दोनों मेज पर राखदान पड़ी हुई थी। सोने के कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे, 2 लिखने वाले मेज और एक अलमारी। दोनों बिस्तर के दरमियान एक मेज थी जिस पर एक रीडिंग लैंप और एक किताब औंधी पड़ी हुई थी।
बावर्ची खाने में बरकी कुकर पड़ा हुआ था जिसका रंग फ्रिज के रंग से मिलता था। बावर्ची खाना हर तरह के पकाने के सामान से आरास्ता था। ये कोई बाकायदा गुसल खाना नहीं था, उसमें बस एक फवारा लगा हुआ था। क्या ख्याल है, क्या ये फिर भी जबरदस्त नहीं? नहाने और कपड़े धोने की सहूलत मुश्तरका है। ये बहुत शानदार है। मेरे हॉस्टल के कमरे में तो सिर्फ एक छत और एक खिड़की है बस। रैको ने कहा, तुमने कभी यहाँ मौसम सरमा नहीं देखा? वो मेरी पुश्त को छुए और मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते मेरे साथ बैठ गई। मौसम सरमा बहुत सख्त और लंबा होता है। जहाँ देखो हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये हड्डियों में सीलन और ठंड भर देती है। हमारा तो मौसम सरमा बेलचे से बर्फ हटाते हटाते गुजर जाता है। अक्सर औकात अंदर ही रहना पड़ता है। कमरे गर्म होते हैं और हम लोग मौसीकी सुनते हैं और बातें करते हैं और स्वेटर बुनते हैं। अगर आपके पास इतनी खुली जगह ना हो तो आपका दम घुट जाएगा। अगर तुम मौसम सरमा में आओगे तो खुद देख लोगे। रैको ने मौसम सरमा की तस्वीर कशी करते हुए ठंडी और आह भरी और फिर दोनों हाथ तह कर कर घुटनों पर रख लिए। उसने सोफे को थपथपाते हुए कहा, ये तुम्हारा बिस्तर है। हम दोनों अपने कमरे में सोएंगी और तुम यहाँ सोओगे। क्या ख्याल है, ठीक रहेगा ना? ठीक, यकीनन ठीक रहेगा, रैको ने कहा। तो ये मामला तय हो गया। अब हम 5 बजे वापिस आएंगे। मुझे और नावको को तब तक कोई काम निपटाना है। तुम्हें उतनी देर तक यहाँ रहना बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। मैं इतनी देर में जर्मन जुबान का मुतालिया कर लूंगा। जब रैको चली गई तो मैं सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। खामोशी से लेटे लेटे न जाने कहाँ मेरे जहन में ये वाकया आ गया जब मैं और कैजुकी मोटरसाइकिल पर सवारी करने गए थे 4 साल पहले। वो भी इस तरह मौसम खिजां के दिन थे। मुझे उसके चमड़े की जैकेट की बू और उसकी 125 सीसी शोर मचाती हुई मोटरसाइकिल याद है। हम साहिल पर बहुत दूर तक गए थे और इसी शाम थक हार कर वापस आ गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि रास्ते में कोई खास बात नहीं हुई थी। मौसम खिजां की तेज कराती हुई हवा कानों को छू रही थी। मैंने मजबूती से कजूकी की जैकेट को पकड़ते हुए ऊपर आसमान की जानिब देखा। मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मैं खला में तहलील हो जाऊंगा। मैं वहां काफी देर तक लेटा रहा और मुझे मुख्तलिफ वाकयात को याद करता रहा। यह अजीब बात थी कि कमरे में लेट कर इन चीज़ों के बारे में याद करना जो मुझे शायद पहले ही कभी याद नहीं आई। कुछ खुशगवार तो और कुछ उदासी भरा भी था। यह सिलसिला कितनी देर जारी रहा? मैं यादों के सलाब में इतना गर्क था कि मुझे पता नहीं चला कि नावको को कब खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। जब मैंने आंखें खोली तो वो मेरे सामने थी। मैंने सर उठाकर गौर से उसकी आंखों में देखा। वो सोफे के बाजू पर बैठी मुझे देख रही थी। पहले तो मुझे लगा जैसे वो कोई मेरी यादों में से उभर कर सामने आ जाने वाला नावको का कोई अक्स है, लेकिन ये तो असल में नावको थी। उसने आहिस्ता से कहा, सो रहे हो? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ सोच रहा था। मैं उठकर बैठ गया और उससे पूछा, तुम कैसी हो? उसने किसी दूर दराज के धुंधले से मंजर के तस्वर में से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ। बहरहाल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे क़ायदो ज़वाबित के मुताबिक इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। बस मैं कुछ देर के लिए चुपके से आ गई और मुझे जल्दी वापस जाना है। तुम्हें मेरे बाल बुरे तो नहीं लगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत प्यारे हैं। उसने बालों का अंदाज बिल्कुल स्कूल जाने वाली लड़कियों जैसा बनाया हुआ था। उसने बालों को एक तरफ क्लिप लगाया हुआ था जैसे वो पहले किया करती थी। ये अंदाज उसको अच्छा लगता था और ऐसे लगता था कि वो हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती है। वो कुरूने वस्ता में लकड़ी के ठीपों से बनी हुई कोई नन्ही सी लड़की का तस्वर पेश कर रही थी। ये बाल रैको ने काटे और ये मेरे लिए तकलीफ दे अमल था। वाकई प्यारे लगते हैं, यकीन करो, सच कह रहा हूँ। मेरी माँ को बुरे लगे हैं। उसने क्लिप हटा दिया था और बाल खोल कर नीचे कर दिए थे और बड़े प्यार से बालों में उंगलियां फेरी थी और दोबारा से उनमें क्लिप लगा कर ऊपर बांध दिया था।
और उस क्लिप की शक्ल तितली जैसी थी। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी, इससे पहले कि रैको आ जाए। इसलिए नहीं कि मैं कोई खास बात कहना चाहती हूँ, बस मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी और यकीन करना चाहती थी कि तुम यहाँ हो, वरना मुझे तुम्हारा दोबारा सामना करते हुए बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता। मेरा लोगों के मामले में रवैया कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा लगा है? उसने बालों में क्लिप को छूते हुए कहा, हाँ, अब बहुत वक्त हो गया है, मुझे जाना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिलाया। टोरो, तुम्हारा यहाँ मुझसे मिलने आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ आना किसी किस्म का बोझ लगता है तो तुम मुझे बिला तकल्लुफ़ बता सकती हो। ये एक खास जगह है, जहाँ का सारा निज़ाम भी खास है और कुछ लोग इसके मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल सकते। इसलिए मुझे सच्ची सच्ची बताना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। यहाँ हम सब एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊंगा। नाओको सोफे पर मेरे साथ बैठ गई और सोफे पर मेरे ऊपर झुक गई। जब मैंने उसके गिर्द अपना बाजू हमाइल किया तो उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और अपने गाल को मेरी गर्दन के साथ जोर से दबाया। वो कुछ देर ऐसे ही रही, जैसे मेरे जिस्म का दर्जा हरारत नाप रही हो। जब वो इस तरह मेरे साथ चिपकी हुई थी तो मेरे सीने में हिद्दत महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद वो एक लफ्ज़ कहे बगैर खड़ी हो गई और जैसे खामोशी से आई थी वैसे ही खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जब नाव को चली गई तो मैं वहीं सोफे पर सो गया। मेरा वहां सोने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद सोया कि बहुत अरसे में इतनी गहरी नींद नहीं सोया था। और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद नाको मेरे साथ मौजूद है। बावर्ची खाने में वो बर्तन थे जो उसने इस्तेमाल किए थे, गुसल खाने में वो टूथ ब्रश था जो उसने इस्तेमाल किया था, और सोने वाले कमरे में वो बिस्तर था जिस पर नाको सोती थी। उसके फ्लैट में पुरसुकून नींद सोते हुए मैंने अपने जिस्म के एक एक खुलिये से कतरे कतरे करके थकावट कुशी दी। मैंने ख्वाब में नीम रोशनी में एक तितली को नाचते हुए देखा। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ की घड़ी पर 4:35 का वक्त था। रोशनी तब्दील हो गई थी, आंधी खत्म हो चुकी थी और बादलों की शक्ल में मुख्तलिफ हो गई थी। सोते हुए मैं पसीने में शराबोर था। मैंने बैग में से तौलिया निकाला और उससे पसीना साफ किया और नई बनियान पहनी। बावर्ची खाने में गया, पानी पिया, खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं खिड़की से बाहर मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद इमारतों को देखता रहा, जिस पर कागज से कटे हुए नमूने, जिनमें परिंदे, बादल, एक गाय, एक बिल्ली की तस्वीर, सबको एक ही जगह बड़ी महारत से एक तस्वीरी खाका की सूरत में लगाया गया था। पहले की तरह किसी तरह की कोई जिंदा रूह मौजूद न थी और न किसी तरह की कोई आवाज़ थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी खंडर में अकेला रहा हूँ, जिसकी बहुत अच्छे से देखभाल की गई हो। 5 बजे के बाद लोग इलाकाई सी में वापस आना शुरू हो गए। मैंने बावर्ची खाने की खिड़की से देखा। नीचे से 3 औरतें गुजर रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ों से लग रहा था कि वो जवान औरतें नहीं थीं। उन्होंने चूंकि सर पर छज्जेदार टोपियां पहनी हुई थीं, इसलिए मैं उनकी शक्लें नहीं देख सका। उनके कोने की तरफ मुड़ जाने की थोड़ी देर के बाद उसी जानिब से 4 और औरतें आईं और वो भी पहली औरतों की तरह कोने से मुड़ गई। हर चीज पर शाम का साया मंडलाने लगा। हर चीज शाम ज़दा हो गई। नशिस्तगाह की खिड़की में दरवाजे और पहाड़ों की कितार को देख सकता था और उफ्क पर पीली रोशनी छाई हुई थी। नाउको और रैको 5:30 बजे इकट्ठी आईं। मैंने और नाउको ने रस्मी अंदाज में एक दूसरे को खुशामदीद कहा, जैसे पहली दफा मिल रहे हों। वो शर्मिंदा सी महसूस होती थी। रैको ने वो किताब देखी जो मैं पढ़ रहा था और पूछा, ये क्या है? मैंने बताया, ये थॉमस मॉन का नावल द मैजिक माउंटेन है। तुम इस तरह की जगह पर इस तरह का नावल कैसे ला सकते हो? उसने मुतालबा किया और बेशक ठीक मुतालबा किया। फिर रैको ने हम तीनों के लिए कॉफ़ी बनाई। मैंने नाउको को स्टॉर्म ट्रूपर के अचानक गायब होने और आखिरी मुलाकात में उसने मुझे जो जुगनू दिया था उसके बारे में बताया। उसने कहा, स्टॉर्म ट्रूपर के यूं अचानक गायब होने पर अफसोस हुआ। मैं तो उसके बारे में और कहानियां सुनना चाहती थी। रैको ने पूछा, स्टॉर्म ट्रूपर कौन था?
तो मैंने उसके बारे में चंद एक चुटकुले सुनाए, तो वो भी बेतहाशा हंसी। जब तक मैं स्टॉर्म ट्रूपर की कहानियां सुनाता रहा, फिजा में अमन की हंसी मुअत्तर होती रही। 6 बजे हम मरकजी इमारत की तोआमगाह में रात के खाने के लिए गए। मैंने और नौकों ने तली हुई मछली, हरे पत्तों का सलाद, उबली हुई सब्जियां, चावल और मैंगो सूप मंगवाया। टैको ने सिर्फ पास्ता, सलाद और कॉफी मंगवाई और उसके बाद एक सिगरेट सुलगाती रही। उसने वजाहत पेश करते हुए कहा, जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं रहती। तोआमगाह में 20 लोग और भी थे। हमारा खाना खाते कुछ और लोग भी आ गए और कुछ खाना खाकर चले गए। सवाए लोगों की उम्रों में फर्क के यहाँ का मंजर भी मेरे हॉस्टल की तोआमगाह के मंजर से मुख्तलिफ नहीं था। सिर्फ फर्क ये था कि यहाँ लोग खाने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते थे। यहाँ कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, खुसर फुसर नहीं थी, कहके नहीं थे, ऊंची आवाज़ में चीखो पुकार नहीं थी, एक दूसरे को जोर जोर से पुकारना नहीं था। बस एक खामोशी थी, एक खास दर्जे की धीमी गुफ्तगू। लोग 3 से 5 लोगों पर मुश्तमिल गिरोहों की सूरत में खाना खा रहे थे और उनमें सिर्फ एक ही बात करता था, बाकी सब सुनते थे या सिर्फ सर हिलाते थे या बड़बड़ाते थे। और जब वो शख्स अपनी बात खत्म करता तो फिर दूसरा शख्स बात करता। मैं ये तो नहीं बता सकता था कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे उसने मुझे दोपहर के वक्त 2 आदमियों का अजीब तरीके से टेनिस खेलना याद दिला दिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि जब नाव उन लोगों के साथ होती तो ऐसे ही बात करती थी। मुझे अजीब तरीके से तन्हाई का एहसास हुआ, जिसमें हसद का जज्बा भी शामिल था। मेरे पीछे मेज पर एक गंजा आदमी, जो वज़ाकता से डॉक्टर लगता था, एक चश्मा लगाए घबराहट के शिकार नौजवान आदमी को, और एक गिलहरी जैसी शक्ल की दान पान किसी औरत, जो तेजाबियत के मर्ज में मुब्तला लगती थी, से एक लंबी गुफ्तगू में मसरूफ था। दोनों बातें सुनते जाते थे और बस कभी कभी, ओ मेरे खुदाया, क्या वाकई का लुकमा देते। लेकिन जैसे ही मैंने गंजे शख्स के बोलने का अंदाज सुना तो मेरा यकीन मुतजलजल हो गया। ये सफ़ेद कोट में मलबूस आदमी क्या वाकई डॉक्टर हो सकता है? तवामगाह में किसी ने मेरी मौजूदगी पर गौर नहीं किया। किसी ने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा कि मैं वहां बैठा हुआ था। मेरी मौजूदगी जैसे एक फितरी अमल था। बस वो आदमी जो मेरे मेज के पीछे बैठा था, उसने एक दफ़ा घूर कर मुझसे पूछा, कितने दिन यहाँ क्याम करोगे? 2 रातें रहूंगा और बुध के दिन चला जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। साल के इस हिस्से में यहाँ होना किसी नेमत से कम नहीं, क्या ख्याल है? उसने पूछा। लेकिन मौसम सरमा में दोबारा आना, जब हर चीज़ सफ़ेद हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, रैको ने उस आदमी से कहा। हो सकता है जब तक बर्फबारी शुरू हो। मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। सच है, लेकिन मौसम सरमा यहाँ बहुत अच्छा लगता है, उसने उदास लहजे में फिर से कहा। मेरा ये एहसास और बढ़ गया कि ये शख्स डॉक्टर है भी या नहीं। रैको से, जो कि लगता था कि मुझे समझ नहीं पा रही थी, मैंने पूछा, तुम लोग किस चीज़ के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हो? हम किन चीज़ों के मुतल्लिक बात करते हैं? आम चीज़ों के बारे में, जैसे कि आज क्या हुआ, कौन सी किताब पढ़ रही हो, मौसम के बारे में, वगैरह वगैरह। अब ये न समझना कि यहाँ लोग उछलते कूदते, चीखते चिल्लाते या एक दूसरे की दूसरों की हरकतें क्यों नहीं करते। जैसा कि सफ़ेद रीछ आज रात सितारों को खा जाए तो कल बारिश होगी, नाउको ने कहा। ये खामोश जगह है, इसलिए लोग यहाँ आहिस्ता से बात करते हैं। उसने प्लेट के किनारे पर नहायत सफाई से मछली के कांटे का ढेर रखाया और रुमाल से अपने चेहरे को थपथपाया। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं। तुमने ना यहाँ किसी को कायल करना है और ना किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवानी है। मुझे अंदाजा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी कभी मुझे इस तरह की खामोश जगहों पर खाना खाने का इत्तेफाक हुआ है तो मुझे अजीब सा लगा। अगर लोगों की खुसर फुसर भी सुनाई न दे तो जिंदगी का एहसास ही क्या। मुझे तो लोगों के कह के, बगैर किसी वजह के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और खुले अंदाज में बात करना अच्छा लगता है। मैं तो हालिया महीनों में इस तरह के शोर का आदी हो गया हूँ।
لیکن یہاں بیٹھ کر غیر فطری ماحول میں مچھلی کھانے سے مجھے استراحت محسوس ہو رہی ہے۔ اس توامگاہ کا ماحول بالکل کسی مشینی میلے جیسا ہے، جس میں مشینیں نمائش کے لیے رکھی گئی ہوں بس، یا کسی خاص شعبے میں دلچسپی اور مہارت رکھنے والے لوگ ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہوئے ہوں اور تبادلہ خیال کر رہے ہوں اور صرف ایک دوسرے کی ہی باتوں کو سمجھ سکتے ہوں۔ کمرے میں رات کے کھانے کے بعد واپس آ کر ناؤکو اور ریکو نے اعلان کیا کہ وہ علاقہ سی میں مشترکہ غسل خانے میں نہانے جا رہی ہیں۔ اگر میں چاہوں تو فلیٹ کے غسل خانے میں جا کر نہا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور استعمال کرنا چاہوں گا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے کپڑے اتارے، نہایا اور اپنے بال دھوئے۔ کتابوں کے خانوں میں مجھے بل ایمن کے ریکارڈ ملے، جسے سنتے ہوئے اپنے بال سکھاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہی ریکارڈ ہے جو میں نے ناؤکو کے کمرے میں اس کی سالگرہ کی رات بجایا تھا، اور جس رات وہ لگاتار روتی رہی اور میں اسے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ یہ بات صرف 6 ماہ پہلے کی تھی، لیکن لگتا تھا صدیاں بیت گئی ہوں۔ یہ شاید اس لیے ایسا لگتا ہے کہ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، اور اتنا سوچتا تھا کہ وقت کی حدت سے ماورا ہو جاتا تھا۔ پورے چاند کی روشنی تھی، اس لیے میں نے کمرے کی روشنیاں بجھا دیں اور صوفے پر لیٹ کر بل اینوس کا پیانو سننے لگا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی، اور دیوار پھر ایسی ہے جیسے کسی نے ہلکی سی انڈین سیاہی سے چینٹے مار دیے ہوں، اور سائے لمبے ہو گئے۔ میں نے اپنے بیگ میں سے پتلی سی پانی کی دھات کی بوتل نکالی اور اس میں موجود برانڈی سے گھونٹ بھرتا، اور اس کی گرمی میرے گلے سے ہوتے ہوئے میرے معدے تک جائے اور وہاں سے ہر محسوس ہونے والی جگہ میں پھیل جائے۔ آخری گھونٹ کے بعد میں نے بوتل کو بند کر دیا۔ اب ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کی روشنی موسیقی کے ساتھ جھوم رہی تھی۔ 20 منٹ کے بعد ریکو اور ناؤکو نہا کر واپس آئیں۔ ریکو نے چونکتے ہوئے کہا، یہاں نشست گاہ میں اندھیرا دیکھ کر ہمیں لگا کہ تم سامان باندھ کر ٹوکیو چلے گئے ہو۔ کسی صورت نہیں۔ میں نے کئی سالوں سے اتنی چمکدار شفاف چاندنی نہیں دیکھی۔ میں اسے یہاں کی بتیاں بجھا کر دیکھنا چاہتا تھا۔ ناؤکو نے کہا، بہت پیارا منظر ہے۔ ریکو نے کہا، ہمارے پاس ابھی بھی کچھ موم بتیاں ہیں جو ہم نے بجلی کے جانے کے بعد جلانے کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں۔ غالباً باورچی خانے میں دراز میں پڑی ہوں گی۔